सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलाइड हेल्थ केयर नर्सिंग एकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि हम अजय यादव बुक सीरीज़ में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और फर्स्ट पार्ट में जो हमने पढ़ा था उसका एमसीक्यू भी हम अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। पार्ट 2 में जो हमने सब टॉपिक्स पढ़े थे, इसमें सबसे पहला टॉपिक था आपका रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और सेकंड टॉपिक था मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। इन 2 टॉपिक्स के पार्ट 2 में जो हमने थ्योरी पढ़े थे, उनका आज हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि कुछ चीज़ें थी, जैसे कि कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आप बुक को या टॉपिक्स जो हैं उसको जल्दी से कवर करने की कोशिश कीजिए, मीन्स जल्दी कवर कराइए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो थोड़ा-सा जो हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं उसमें थोड़ा-सा कवर करने में थोड़ा-सा समय लगेगा। लेकिन हाँ, ये है कि 100% गारंटी दे रहा हूँ कि ये टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको पहले पहले वाले वीडियोज़ में बताए थे कि कौन से चैप्टर्स इम्पोर्टेंट हैं, वो 16 टॉप चैप्टर्स जो इम्पोर्टेंट हैं अजय यादव की बुक से, उन 16 चैप्टर्स को हम सीक्वेंस बाय करके कंप्लीट करेंगे। और इम्पोर्टेंट ये है कि जो हम, जैसे कि अगर हम थ्योरी पढ़ रहे हैं और अगर हम एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते हैं, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड नहीं हो पाएगा। और एमसीक्यू सॉल्व करने से क्या होता है कि जो हम थ्योरी पढ़े होते हैं उसी से बने हुए अगर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है और इससे क्या होता है कि ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक याद रहता है वो चीज़। तो बेसिकली इसीलिए हम एमसीक्यू कर रहे हैं। अगर हम थ्योरी पे सिर्फ होते तो जो चैप्टर्स थे उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते, बट हम साथ ही साथ एमसीक्यू बन पा रहा है उस बुक से, उस बुक से हम एमसीक्यू बना के आपके लिए ला रहे हैं। तो बेसिकली ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँ या कि जो भी वीडियोज़ हम डाल रहे हैं, हमारा पड़ रहा है, आप कोशिश कीजिए कि उस पे कुछ न कुछ कमेंट ऐसा कीजिए, चाहे वो गलत हो, चाहे सही है, या आप उसमें करेक्शन चाहते हैं या कुछ अगर आपको चेंजेस चाहिए। क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करते और बेसिकली, तो वो क्या होता है कि अंदर से फीलिंग नहीं आती कि हम जो क्लासेस ले रहे हैं वो कहीं न कहीं बेनिफिशियल है या नहीं है। और दूसरी चीज़, आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छा लग रहा है वीडियोज़ तो शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। जिससे क्या होता है ना कि जो टीचर्स पढ़ा रहा होता है उसको एक अंदर से अच्छा फीलिंग होता है, एक मोटिवेशन आता है कि हाँ यार, बच्चे पढ़ रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, तो हमें अच्छे वीडियोज़ लाने चाहिए और वीडियोज़ लाने चाहिए। ये चीज़ का ध्यान रखें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो एमसीक्यू था, हमने बताया था कि हमने पिछली क्लास में पार्ट 2 में सब टॉपिक जो पढ़े थे वो पढ़े थे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। एयरवे रेजिस्टेंस और वीक्यू रेशियो जो है वो हमने पार्ट 3 में पढ़ा हुआ है। इस उसे क्वेश्चंस यहाँ नहीं है। बेसिकली एयरवे रेजिस्टेंस के आपको एक क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे, एक क्वेश्चन वीक्यू से इसमें मिल जाएगा, बट जो बाकी के क्वेश्चंस हैं इन दो पार्ट्स सब टॉपिक्स के, वो आपको पार्ट 3 में मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला है एयरवे रेजिस्टेंस और वीक्यू रेशियो। ये आपको मिलेंगे पार्ट 3 के। तो पार्ट 3 एमसीक्यू में आपको ये 2 टॉपिक मिल जाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि द क्वेश्चन 1 है कि द निमोटैक्सिक सेंटर इज़ लोकेटेड इन। निमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पे लोकेटेड होता है? तो अगर सबसे पहले मैं आपसे पूछूँ कि ये जो क्वेश्चन्स है, क्वेश्चन नंबर 1 वो कौन से सब टॉपिक से है, तो आपको क्या लगता है कौन से टॉपिक से? निमोटैक्सिक सेंटर पूछ रहा है, मतलब ऐसा सेंटर जो बेसिकली रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता हो। और निमोटैक्सिक सेंटर जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो मैंने आपको डायग्राम में पार्ट 2 में जो हमने थ्योरी पढ़ा था, उस पार्ट 2 में डायग्राम में जो हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 फोरब्रेन, पार्ट 2 मिड ब्रेन और पार्ट 3 जो होता है वो होता है आपका हाइंड ब्रेन। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं और इन 3 पार्ट में जब हम बात करते हैं कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, तो आपने पढ़ा होगा ब्रेन स्टेम। जिस ब्रेन स्टेम में आपका मिड ब्रेन के नीचे आपका पॉन्स और पॉन्स के नीचे आता है मेडुला ऑब्लंगाटा,
मेडुला ऑब्लोंगाटा जो होता है वो आपके डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है उस स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है। तो इन तीनों को हम मिला के क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम कहते हैं, ब्रेन स्टेम कहते हैं। और ब्रेन स्टेम जो होता है वो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। उसमें अगर कोई पूछे कि सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन को में कौन सा पार्ट होता है, सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है, तो सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन ब्रेन का पार्ट जो होता है वो होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। मतलब मेडुला ऑब्लोंगाटा ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडुला ऑब्लोंगाटा रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, पॉन्स भी रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है कि न्यूरोटैक्सिक सेंटर जो है, जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, इंस्पिरेशन को बेसिकली कंट्रोल करता है, उसके रेट और डेप्थ को कंट्रोल करता है, वो कौन करता है, आपका न्यूरोटैक्सिक सेंटर। और न्यूरोटैक्सिक सेंटर जो होता है वो होता है आपके पॉन्स में। कहाँ पे, पॉन्स में। पॉन्स दो हैं, अपर पॉन्स और लोअर पॉन्स, पॉन्स के पार्ट डिवाइड किए हुए हैं, बताया हुआ है। तो बेसिकली मेडुला ऑब्लोंगाटा सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन कहलाता है, सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन कहलाता है। लेकिन इसके अलावा ब्रेन में पॉन्स जो होता है वो भी रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने का काम करता है। तो ब्रेन अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि ब्रेन स्टेम क्या होता है, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या होता है, मिड ब्रेन का क्या काम है, हाइंड ब्रेन में कौन-कौन से पार्ट होते हैं। स्पेशली हाइंड ब्रेन में अभी मैंने आपको बताया कि हाइंड ब्रेन में 2 पार्ट होते हैं, जिसमें पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा ही आता है, तो हाइंड ब्रेन का ही पार्ट है दोनों। तो ये काम करते हैं रेस्पिरेशन के रेगुलेशन में। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर जो बनता है वो बनता है कि मेडुला न्यूरोटैक्सिक सेंटर जो होता है वो पॉन्स में होता है। या तो ये हो सकता है अपर पॉन्स या तो लोअर पॉन्स। लेकिन ध्यान रखिएगा, अपर पॉन्स और लोअर पॉन्स दोनों से एक-एक क्वेश्चन बने हुए हैं। जो यहीं पे आपको दूसरा वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि एपिन्यूस्टिक सेंटर जो होता है वो कहाँ होता है? तो एपिन्यूस्टिक सेंटर और न्यूरोटैक्सिक सेंटर दोनों पॉन्स में होते हैं। लेकिन न्यूरोटैक्सिक सेंटर जो होता है वो अपर पॉन्स में होता है। कहाँ पे, अपर पॉन्स में न्यूरोटैक्सिक सेंटर होता है और लोअर पॉन्स में आपका कौन सा होता है, एपन्यूस्टिक सेंटर होता है। ये दोनों रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं। ये इंस्पिरेशन को रेगुलेट करता है और ये एक्सपिरेशन को रेगुलेट करता है। ये ठीक एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं। एक इनहिबिट करता है तो एक एक्साइट करता है, मीन्स उसको स्टार्ट करता है तो एक रोकने का काम करता है। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन सकते हैं कि न्यूरोटैक्सिक सेंटर कहाँ होता है, तो अपर पॉन्स में, और सेकंड वन इज एपन्यूस्टिक सेंटर कहाँ होता है, तो लोअर पॉन्स में। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि द इंस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इज प्रेजेंट इन। अब जो क्वेश्चन तीसरा वाला है और एंड सेकंड फोर्थ जो क्वेश्चन है जिसको एक्सपायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन पूछा हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन, तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो है वो बना हुआ है मेडुला ऑब्लोंगाटा से। तीसरा और चौथा क्वेश्चन कहाँ से बना हुआ है, मेडुला ऑब्लोंगाटा से। कहाँ से, मेडुला ऑब्लोंगाटा से बना हुआ है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब मेडुला ऑब्लोंगाटा के भी 2 पार्ट हैं, वेंट्रल पार्ट और डॉर्सल पार्ट। वेंट्रल मीन्स आगे वाला पार्ट और डॉर्सल मीन्स पीछे वाला पार्ट। तो पूछा हुआ है कि जो इंस्पायरेटरी ग्रुप है, जो इंस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है जो इंस्पायरेशन को रेगुलेट करता है, ऐसा न्यूरॉन्स ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो इंस्पायरेशन को रेगुलेट करता है वो कहाँ पाया जाता है, और ऐसा ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो एक्सपायरेशन को रेगुलेट करता है वो कहाँ पाया जाता है। तो इंस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो एक्सपायरेशन को रेगुलेट करते हैं, इंस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो इंस्पायरेशन को रेगुलेट करते हैं, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा में पाए जाते हैं। मेडुला ऑब्लोंगाटा के कौन से पार्ट में पाए जाते हैं, वेंट्रल में पाया जाता है कि डॉर्सल में पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इंस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो होता है वो डॉर्सल मेडुला में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, डॉर्सल मेडुला में पाया जाता है। और जो एक्सपायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन से वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है सामने, मीन्स वेंट्रल मेडुला में पाया जाता है। एक इसका एक याद करने का, ये देखो बहुत कंफ्यूजिंग है, याद रहेगा तो ही, क्योंकि इंस्पायरेटरी में कभी वेंट्रल हो सकता है या एक्सपायरेटरी में वेंट्रल हो सकता है। तो ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए एक चीज याद रखिएगा, एक्सपायरेटरी वर्ड जो होता है स्टार्ट होता है वो ई से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, ई से स्टार्ट होता है। और अगर आप डॉर्सल और वेंट्रल में देखेंगे तो डॉर्सल में ई नहीं है, वेंट्रल में आपको ई देखने को मिलेगा। तो ई जो होता है एक्सपायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, वो ई मीन्स जो जिस वर्ड में ई आएगा मीन्स वेंट्रल में, तो ये आपको यहाँ पे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो ये यहाँ से आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि ई इसमें पाया जाता है, एक्सपायरेटरी स्टार्ट होता है तो आपके वेंट्रल में ई है, तो इसका मतलब है इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे कि न्यूरोटॉक्सिक सेंटर नॉर्मली क्या करता है। तो
न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 था, जो कि लोकेटेड होता है अपर पोन्स में, इसका काम होता है, क्या ये स्टिमुलेट करता है द एपिनेस्टिक सेंटर को? क्या ये इनहिबिट करता है एपिनेस्टिक सेंटर को? क्या ये कॉजेस करता है इंस्पायरेटरी स्पाज्म को, या स्टॉप एक्सपीरेशन क्या करता है? तो मैंने आपको क्या बताया कि अभी एपिनेस्टिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर ठीक एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इसका अपोजिट पार्ट जो काम करता है वो क्या, कौन सा पार्ट है? एपिनेस्टिक सेंटर है। तो ये क्या करता है? एपिनेस्टिक सेंटर को इनहिबिट मीन्स रोकने का काम करता है। क्या करता है? रोकने का काम करता है। आपको पता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर हमारे ब्रीदिंग के रेट और रेट प्लस हमारे डेप्थ को रेगुलेट करने का काम करता है। इसको हम इंस्पायरेटरी ऑफ स्विच भी कहते हैं, मतलब हम हमारे इंस्पिरेशन कितना होना चाहिए, इंस्पायरेटरी ऑफ स्विच कहते हैं, मतलब कितना इंस्पिरेशन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ना हो, उसको रेगुलेट करता है। और इसके वो उसको रेगुलेट करने के लिए ये काम करता है, लेकिन ये इसको इनहिबिट करता है। तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एक्शन अगेंस्ट काम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर जब भी आएगा वो किसके अगेंस्ट काम कर रहा होगा? एपोनेस्टिक सेंटर के काम कर रहा होगा, मतलब उसको रोकने का काम करेगा, इनहिबिट करने का काम करेगा। ठीक है, एक अगेंस्ट काम करते हैं हमेशा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज विच नर्व कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम लंग्स स्ट्रेच रिसेप्टर्स। मतलब कह रहा है कि कौन सी नर्व कैरीज करती है इम्पल्सेस को कैरीज करती है, मीन्स उसको पकड़ती है, लेती है। कहाँ से? इम्पल्सेस को फ्रॉम लंग्स। कहाँ से? लंग से। कौन से स्ट्रेप्स रिसेप्टर से, मतलब कि कौन सी नर्व पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी, चारों में से कौन सी नर्व हमारे लंग्स के स्ट्रेच रिसेप्टर से इम्पल्सेस को कैरीज करती है, मतलब उसको वहां से रिसीव करती है। तो हमारे लंग्स के स्ट्रेच रिसेप्टर से जो नर्व इम्पल्सेस को कैरी करता है वो है ना तो फ्रेनिक नर्व है, कभी जब भी आप रेस्पिरेशन की बात करते हैं तब फ्रेनिक नर्व आता है, बिकॉज डायफ्राम को जो नर्व सप्लाई होती है वो फ्रेनिक होती है। बट आपको पता है द विसरल नर्व जो कि हमारी थोरेसिक और एब्डोमिनल ऑर्गन्स को सप्लाई होती है वो आपकी दूसरी होती है। ग्लासोफेरेंजियल नहीं हो सकती बिकॉज इट सप्लाई द आपकी आपकी टंग एंड ओरल कैविटी। ग्लासोफेरेंजियल भी नहीं हो सकता, ग्लासोफेरेंजियल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन बनता है जो कि फ्रेनिक नर्व से वो नहीं है। तो जो आंसर है वो है वैगस नर्व। वैगस नर्व आपको मैंने पार्ट 2 के थ्योरी में बताया था कि वैगस नर्व जो होती है वो हमारे लंग्स के स्ट्रेच रिसेप्टर से इम्पल्सिस को कैरी करने का काम करती है। कौन करता है? वैगस नर्व करता है। 7 नंबर क्वेश्चन है एक्सपायरेशन ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग इज पैसिव, एक्टिव, पैसिव। कह रहा है कि जब हम सांस ले रहे होते हो, आपको पता है कि जब हम सांस ले रहे होंगे, नॉर्मल सांस लेते हैं, एक मिनट में लगभग 14 बार, 16 बार, 18 बार नॉर्मली सांस लेते हैं। तो उसमें हम दो चीज करते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। तो जब हम इंस्पायरेशन कर रहे हो या एक्सपिरेशन कर रहे हो, तो जब हम सांस छोड़ते हैं, जिसकी बात कर रहा है, जिसको कह रहा है एक्सपायरेशन, तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या हम कोई एनर्जी लगाते हैं? मतलब वैसे तो सांस छोड़ने दो तरीके के हो सकते हैं, या तो हम नॉर्मली एक क्वाइट मीन्स जिसमें हम कोई फोर्स ना लगा रहा हूँ, शांति से इंस्पायरेशन हो रहा है और एक्सपायरेशन हो रहा है। और दूसरा ब्रीदिंग का पैटर्न ये होता है कि बहुत तेजी से हम सांस खींचे, मतलब फोर्सफुली इंस्पायरेशन करें, और बहुत तेजी से सांस छोड़ें, फोर्सफुली एक्सपायरेशन करें। दोनों में डिफरेंस है। नॉर्मल क्वाइट जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ और उसी बीच में मेरी सांसें चल रही हैं, तो ये क्वाइट ब्रीदिंग कहलाता है, मतलब जिसमें हम कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो जब हम क्वाइट ब्रीदिंग कर रहे हो, शांति से ब्रीदिंग कर रहे हो, बैठे हो आराम से, फोर्सफुली ना कर रहे हो, तो जब हम सांस छोड़ते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं क्वाइट, तो हमारी एनर्जी नहीं लगती, कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। और अगर एनर्जी लगानी होती तो वो एक्टिव होती, लेकिन क्योंकि एनर्जी नहीं लगाने होता है, तो वो जो
एक्सपायरेशन होगा वो क्या होगा, पैसिव एक्सपायरेशन होगा। लेकिन अगर हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन करें देन वो एक्टिव हो जाएगा। कहाँ? क्योंकि वहाँ पे हमें एनर्जी लगाने की जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द सेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर हाईली सेंसिटिव टू चेंज इन। एक चीज और, पहले तो समझिए कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि सेंट्रल रेस्पिरेटरी, एक और होता है आपका सेंटर। कौन सा सेंटर होता है ये? क्योंकि ये सेंट्रल है तो दूसरा वाला जो आपका सेंटर होता है वो कौन सा होता है? पेरिफेरल। कौन सा? पेरिफेरल। पेरिफेरल आपका क्या है? रेस्पिरेटरी सेंटर। आपका जो ब्रेन है वो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। तो ब्रेन जो होता है या फिर स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो क्योंकि ब्रेन जो होता है वो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, तो ब्रेन के जितने भी पार्ट्स रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर कहलाते हैं। और ब्रेन के अलावा, स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो एरिया, जो सेंटर रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं वो पेरिफेरल रेस्पिरेटरी सेंटर्स में आते हैं, जिसको हम कैरोटिड बॉडी और आर्टिक बॉडी कहते हैं। मैंने आपको बताया था। तो सेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर हाईली सेंसिटिव। ये जो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। किसके चेंज होने से? कौन सी चीज़ चेंज होगी तो ये बहुत ज़्यादा उससे हाईली सेंसिटिव होते हैं, और वो फिर वहाँ से वो चेंज को पकड़ लेते हैं और ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। रेस्पिरेशन से ब्लड ग्लूकोज का कोई लेना देना नहीं है। सीरम सोडियम से भी नहीं लेना देना है। ब्लड कैल्शियम से भी लेना नहीं देना है। हाँ, अगर CSF का pH चेंज होता है, अगर CSF का pH चेंज होता है तो ये क्या होंगे? बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे और वहाँ पे चेंजेस को पकड़ के, मीन्स चेंजेस को सेंस करके ब्रेन को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एन इंक्रीज इन PCO2 कॉजेस। अगर PCO2 इंक्रीज होता है, नाउ PCO2, व्हाट इज PCO2? तो पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको पता है। पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, अभी हम पार्शियल ऑक्सीजन और पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट कोर्स थ्योरी की क्लास, जो कि पार्ट 4 होगा, उसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। उसमें समझेंगे कि पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है और पार्शियल ऑक्सीजन क्या होता है। यहाँ पे सिर्फ इतना जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका आंसर क्या होगा। नाउ इंक्रीज इन PCO2 मीन्स अगर PCO2 इंक्रीज होता है, ये इंक्रीज हो रहा है, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज होता है तो क्या होगा? तो क्या होगा? डिक्रीज रेस्पिरेशन होगा क्या? मतलब जो ब्रीदिंग का रेट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, कि ब्रीदिंग का रेट इंक्रीज हो जाएगा, कि नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं होगा रेस्पिरेशन में, या फिर अपनिया होगा, मतलब पेशेंट सांस ही नहीं लेगा बिल्कुल। अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखो एक चीज इसमें कॉमन दिख रही है, वो कॉमन चीज है कि यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है रेस्पिरेशन, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पेशेंट सांस ही नहीं ले रहा, यहाँ तो कम ले रहा है, यहाँ पे कम ले रहा है, यहाँ पे पेशेंट सांस ले ही नहीं रहा, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। एक जो ऑप्शन आपको बन रहा है वो क्या बन रहा है? इंक्रीज रेस्पिरेशन। और आपको पता है अगर बॉडी में PCO2 या CO2 बढ़ने लगे, क्या हो? अगर बॉडी में CO2 बढ़ने लगे तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा या घटेगा, या उतना ही रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, रेस्पिरेशन रेट जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि अगर हमारी बॉडी में CO2 ज्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो रहा है तो बॉडी क्या चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा O2 लाए। क्या चाहेगी बॉडी? ज्यादा से ज्यादा O2 लाए, और ज्यादा से ज्यादा O2 ला के क्या करे? CO2 के लेवल को घटाने की कोशिश की जाए। क्या की जाए? घटाने की कोशिश की जाए। तो CO रेस्पिरेशन का रेट जो होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा, बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है
द पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स आर, पेरिफेरल वही जो मैंने आपको बताया रेस्पिरेटरी सेंटर्स, नो सेंटर्स आल्सो नोन एज कीमो रिसेप्टर, बिकॉज कीमो रिसेप्टर इसलिए क्योंकि ये जो पेरिफेरल एरियाज होते हैं रेस्पिरेशन जो कंट्रोल करने का या सेंसिटिव एरियाज होते हैं वो केमिकल रिलीज करते हैं। पेरिफेरल रेस्पिरेटरी सेंटर इज आल्सो नोन एज कीमो रिसेप्टर, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, रिसेप्टर मैंने क्लास में बताई थी कि कीमो रिसेप्टर इसको बोलते हैं, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर जो होते हैं वो केमिकल्स रिलीज करते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। पहले तो वो एरियाज बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो दो एरिया होते हैं, एक होता है कैरोटिड बॉडी और दूसरा होता है आपका ऑप्टिक बॉडी। ये दोनों जगह रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और ये रिसेप्टर्स केमिकल्स रिलीज करते हैं। अगर बॉडी में, अगर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ऑक्सीजन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो ये तुरंत ही क्या करेंगे, उस ऑक्सीजन को सेंस करेंगे क्योंकि ये सेंसिटिव होते हैं, हाईली सेंसिटिव एरिया होते हैं, सेंस करेंगे, केमिकल रिलीज करेंगे और ये केमिकल क्या होंगे, ये केमिकल रिलीज करेंगे और ये केमिकल रिलीज होने के बाद तुरंत कहाँ जाएगा, ये केमिकल जाएंगे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, मतलब सेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर के पास, सेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर के पास जाएंगे। ये सेंट्रल रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करेगा, या तो मतलब ऑक्सीजन की कमी है तो क्या करेगा, ये ब्रीदिंग रेट को, रेस्पिरेशन रेट को क्या करेगा, बढ़ा देगा, ब्रीदिंग रेट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो आपके सेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर जो होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे और ब्रीदिंग रेट को यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे जिससे ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो जो इसका जो आंसर होने वाला है कि आपके पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स जो हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, तो मैंने आपको बताया वो कहाँ पाए जाते हैं, कैरोटिड बॉडी में और कहाँ पे, ऑर्टिक आर्च में, जो आपकी आर्टरी होती है ऑर्टिक आर्टा होता है एंड कैरोटिड आर्टरी, देन यहाँ पे आपके लोकेटेड होते हैं कौन से, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेरिफेरल chemoreceptors are most sensitive to hypoxia. Hypoxia means decrease oxygen level, decrease oxygen level। तो हाइपोक्सिया मीन्स ऑक्सीजन की कमी को ज़्यादा तेजी से कौन सेंस करता है, मीन्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है जो सेंस कर सकता है। पीछे ही क्वेश्चन में हमने किया कि ऐसे कौन से कीमो रिसेप्टर हैं, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, मोस्ट सेंसिटिव टू हाइपोक्सिया होता है, मतलब ऑक्सीजन की लेवल कम हुई और उसको सेंस कर लिया। तो आपको तो दो आंसर यहाँ पे दिख रहे होंगे अलग अलग, एक तो अओर्टा भी है, मैंने पीछे क्लास में बताया कि अओर्टा भी होता है कीमो रिसेप्टर एंड द कैरोटिड इज ऑल्सो कैरोटिड बॉडी। पल्मोनरी रिसेप्टर नहीं होता, ये आंसर ही नहीं होगा। पेडुलरी रिसेप्टर, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर नंबर 1 और 2 इसके आंसर। तो इसमें से मैं बता दूं, ये दोनों जो आंसर हैं इनमें से ज़्यादा जब अओर्टिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी में से सबसे ज़्यादा जो अगर पूछे कि मोस्ट सेंसिटिव दोनों अगर आपके पास ऑप्शन हो तो उसमें से आपको क्या सेलेक्ट करना है, कैरोटिड बॉडी रिसेप्टर सेलेक्ट करना है। कैरोटिड बॉडी जो है वो ऑर्टिक बॉडी से ज़्यादा क्या होता है, सेंसिटिव होता है टू हाइपोक्सिया, ठीक है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी को सेंस करता है। तो जो आपका आंसर होगा वो कैरोटिड बॉडी। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन, मतलब इंस्पायरेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसल कौन सा है, इंस्पायरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स कौन सा है, क्या एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है, क्या स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड है, या फिर पेक्टोरियलिस मसल है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स कौन सा है, वो है डायाफ्राम। अगर डायाफ्राम नहीं काम करेगा तो रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है ड्यूरिंग क्वाइट रेस्पिरेशन, क्वाइट मीन्स वही नॉर्मल रेस्पिरेशन, फोर्सफुली नहीं ले रहे, एंड द डायाफ्राम मूव्स अप्रोक्सीमेटली, मतलब ये मूव करता है क्योंकि आप जब आप रेस्पिरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, मैंने आपको बताया जो आपका लंग्स होता है, ये लंग्स है, लंग्स में डायाफ्राम ऐसे सिचुएटेड होता है, ठीक है। डायाफ्राम पे क्या होता है, आपके दोनों लंग्स होते हैं सिचुएटेड। तो जब भी इंस्पायरेशन करते हैं तो इंस्पायरेशन के टाइम आपका जो लंग्स है वो नीचे की तरफ ऐसे मूव करता है, मतलब इधर की तरफ ये यहाँ पे ऐसे मूव करता है। तो आपके लंग्स की जो वॉल्यूम होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, एक्सपैंड हो जाती है। वॉल्यूम बढ़ती है तो आपका वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर घटता है आपके लंग्स में और एयर जो होती है वो क्या हो जाती है, ऑक्सीजन, सॉरी एयर
आपका इंटर हो जाता है, एयर आप इसको लिख सकते हो, एयर क्या हो जाती है, इंटर हो जाती है, क्योंकि यहाँ का जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर सॉरी एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, बढ़ता नहीं मीन्स उतना ही रहता है, लेकिन यहाँ का जो प्रेशर होता है वो घट जाता है। तो इसके कंपेरिजन में तो ये बढ़ा हुआ है, तो क्या होता है, एयर जो होती है वो डायरेक्ट आपके लंग्स में चली जाती है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, और प्रेशर डिक्रीज होने से हम इंस्पायरेशन कर पाते हैं। तो जो डायफ्राम होता है वो मूव करता है, नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन होना। तो जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये मूव करता है, और नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम जब वो मूव करता है, तो ये कितना मूव करता है, 1.5 सेंटीमीटर। कितना मूव करता है, 1.5 सेंटीमीटर। लेकिन वहीं सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग डीप ब्रीदिंग, अगर हम बहुत मतलब फोर्सफुली रेस्पिरेशन करें, डीप ब्रीदिंग करें, सांस बहुत तेजी से खींचें, तब जो डायफ्राम का मूवमेंट होता है वो कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, तब, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल 1.5 है जब हम नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं तो लेकिन जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तब जो मूवमेंट होता है वो 4, 5, 6 नहीं होता, टोटल कितने होते हैं, 6 to 10 सेंटीमीटर ये मूव करता है। कौन, डायाफ्राम मूव करता है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपके डायाफ्राम के मूवमेंट से बनते हैं, एक क्वाइट रेस्पिरेशन में और दूसरा है डीप ब्रीदिंग में, डीप रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डीप में 6 to 10 सेंटीमीटर ये डायफ्राम मूव करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है नॉर्मल रेस्पिरेशन इन मेल्स इज, तो मैंने थ्योरी आपको पढ़ाई थी, मेल में रेस्पिरेशन अलग होता है, और एक तो हो गया मेल और दूसरे हो गए फीमेल, दूसरे हो गए फीमेल, और फीमेल और मेल हमेशा अलग ही रहते हैं, ठीक है। तो फीमेल और फीमेल के साथ है आपका उसका बच्चा, क्यों, उसका बच्चा। तो मेल और उसका फीमेल और फीमेल का बच्चा, इन दोनों का तो सेम होता है और इसका अलग होता है। तो मेल में भाई जो रेस्पिरेशन होता है ना, अब इन दोनों का रेस्पिरेशन का अलग पैटर्न है, क्योंकि फीमेल्स में बॉडी मास और बहुत सी चीज़ें, मसल्स मास और ये सब चीज़ें, फैट और ये सब चीज़ें डिसाइड करते हैं, और फीमेल्स में ड्यू टू प्रेगनेंसी होना है और ऐसी चीज़ों की वजह से जो ब्रीदिंग का पैटर्न है वो अलग होता है। इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है आपका मेल में जो होता है वो होता है एब्डोमिनोथोरैसिक, याद रखिएगा, ये मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा हुआ, अच्छे से समझ लीजिएगा। और फीमेल में जो होता है रेस्पिरेशन वो कौन सा होता है, थोरैको एब्डोमेन रेस्पिरेशन। तो ये इसमें ये होता है, तो इन दोनों में और बच्चे में भी सेम। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो आंसर होगा नॉर्मल रेस्पिरेशन इन मेल, तो ये हो जाएगा आपका एब्डोमिनोथोरैसिक, कौन सा, एब्डोमिनोथोरैसिक, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नॉर्मल रेस्पिरेशन इन मेल एंड चिल्ड्रन, तो पीछे वाले मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, मीन्स फीमेल से रिलेटेड है कि नॉर्मल रेस्पिरेशन जब फीमेल कर रही हो और बच्चा कर रहा हो, बच्चे और फीमेल में किस तरीके का रेस्पिरेशन होता है, बच्चे और फीमेल में रेस्पिरेशन होता है, नहीं तो एब्डोमिनोथोरैसिक तो किस में हो गया, मेल में हो गया, ये नहीं होगा। प्योर एब्डोमिनल नहीं होता, प्योर थोरैसिक भी नहीं होता, दोनों में मिक्स्ड होते हैं। क्योंकि आपको पता है रेस्पिरेशन जब भी हम करते हैं तो रेस्पिरेशन में सिर्फ हमारे लंग्स के मीन्स थोरैसिक कैविटी की मसल्स नहीं काम करती, और ना ही तो एब्डोमेन तो करती नहीं, क्योंकि लंग्स जो है वो थोरैसिक कैविटी में, तो थोरैसिक की मसल्स तो काम करती हैं, जिसमें डायफ्राम हो गया, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल हो गया, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल हो गया, आपकी स्टर्नोक्लियोइड मसल्स हो गया, आपकी मसल्स ट्रेपेजियस मसल्स हो गए, एंड कुछ एब्डोमेन की मसल्स होती हैं वो काम करती हैं, कुछ बैक की मसल्स काम करती हैं। एब्डोमेन की मसल्स और थोरैसिक कैविटी दोनों की मसल्स काम करते हैं, तो प्योर तो नहीं हो सकता है, तो दोनों में से कोई एक हो सकता है, नेक्स्ट वाला, या तो एब्डोमिनोथोरैसिक या तो थोरैको एब्डोमेन। तो मेल में तो हो गया एब्डोमिनोथोरैसिक, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा आपका, थोरैको एब्डोमिनल, क्या होगा, थोरैको एब्डोमिनल रेस्पिरेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि फोर्स्ड एक्सपिरेशन इज मेनली कैरिड आउट बाय,
मतलब अगर हम बहुत तेज़ी से क्या करें, आपका एक्सपायरेशन करें, फ़ोर्सफुली एक्सपायरेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फ़ोर्सफुली एक्सपायरेशन। तो फ़ोर्सफुली एक्सपायरेशन जो है, जब हम करते हैं तो वो एक्सपायरेशन किस मसल्स द्वारा होता है, मतलब किया जाता है, कौन से मसल्स द्वारा किया जाता है फ़ोर्सफुली एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन हो रहा है तो हमेशा उल्टा काम करो इंटरनल से, क्योंकि एक्सटर्नल नहीं होगा। एक्स मतलब एक्स मत यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक अपोजिट ध्यान रखिएगा। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, पहला इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल हो जाएगा जो एक्सपायरेशन में हेल्प करता है, और एब्डोमिनल मसल जो होती है वो कहाँ हेल्प करती है आपकी फुल्ली एक्सपायरेशन में, ठीक है। वही सेम चीज अगर होता है इंस्पायरेशन पूछता है तो कौन होता है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। कौन सा? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कहाँ होता है? इंस्पायरेशन में, और डायफ्राम होता है। तो ये दोनों होते हैं। वैसे जब आपका इंस्पायरेशन पूछता है, क्या पूछता है? इंस्पायरेशन पूछता है, लेकिन यहाँ पे इंस्पायरेशन नहीं पूछा है तो ये आंसर नहीं होगा। पूछा है कि फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर रहे हैं तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल जो सांस को छोड़ने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मैक्सिमम एयरवे रेजिस्टेंस अकर इन। अब ये जो क्वेश्चन है ना, 2-3 क्वेश्चन वो आपके एयरवे रेजिस्टेंस और वीक्यू रेशियो, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो से है, जो कि क्वेश्चन हम पार्ट 4 में करेंगे। जो पार्ट 3 में जो हमने वो किया है थ्योरी, उसका ये है, तो उसको हम पार्ट 3 के एमसीक्यू में करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम एयरवे रेजिस्टेंस कहाँ देखने को मिलता है? मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम एयरवे रेजिस्टेंस कहाँ देखने को मिलता है। 2 चीजें मैंने आपको बताई थी। एक बताया था मैंने कि मैक्सिमम एयरवे रेजिस्टेंस कहाँ देखने को मिलता है, और दूसरा मैंने बोला था कि मिनिमम एयरवे रेजिस्टेंस कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको पता है। हाँ, तो यहाँ पे होगा कि मोर वाइडर ज्यादा चौड़ा, मोर रेजिस्टेंस एंड लेस वाइडर लेस रेजिस्टेंस। कौन है भाई? तो सबसे ज्यादा वाइडर कौन है? सबसे ज्यादा वाइडर जो है वो कौन है? आपका है ट्रैकिया, एंड उसके बाद मेन ब्रोंकाई। कौन? मेन ब्रोंकाई। और सबसे जो लेस वाइडर है वो कौन है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो सबसे ज्यादा लेस रेजिस्टेंस कहाँ देखने को मिलेगा? यहाँ पे। और सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा वो कहाँ देखने को मिलेगा? ट्रैकिया में। आंसर क्या होगा आपका? ट्रैकिया होगा। एल्वियोलाई नहीं हो सकता, टर्मिनल में होगा, लेस होता है, एल्वियोलाई नहीं हो सकता, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स नहीं हो सकते। हाँ, इन दोनों के बीच में आएगा इसका रेजिस्टेंस, ठीक है ना। सबसे कम, सबसे ज्यादा, और इसके बीच में ये। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मिनिमम एयरवे रेजिस्टेंस अकर इन। सेम क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मेन ब्रोंकाई नहीं हो सकता, ट्रेकिया के बाद रेजिस्टेंस इसमें होता है। सबसे ज्यादा पहले नंबर पे रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, दूसरे नंबर पे रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, और तीसरे नंबर, या फिर एल्वियोलाई को हटा दो, एल्वियोलाई तो एयर रास्ता तो है नहीं, रास्ता तो है, वो है तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो होगा उसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर जो होगा वो होगा टर्मिनल ब्रोंकाई। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द नॉर्मल एवरेज वीक्यू रेशियो। वीक्यू स्टैंड फॉर वेंटिलेशन एंड क्यू स्टैंड फॉर परफ्यूजन। ये मैंने आपको बताया वेंटिलेशन और परफ्यूजन क्या होता है। पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन 3 में जाके चेक कीजिएगा, ठीक है। वहां पे आपको मिल जाएगा वेंटिलेशन परफ्यूजन क्या होता है और रेशियो क्या होता है। तो नॉर्मल वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो एवरेज जो होता है वो कितना होता है? 0.8। कितना होता है? 0.8। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो बच्चों अभी तक जो हमने पार्ट 2 में 2 सब टॉपिक्स किए थे। सबसे पहला सब टॉपिक था आपका रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, और दूसरा था मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। इन दोनों सब टॉपिक का एमसीक्यू हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। पार्ट 3 में जो हमने सब टॉपिक पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था एयरवे रेजिस्टेंस, दूसरा हमने पढ़ा था आपका वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, और तीसरा जो हमने पढ़ा था डेड स्पेस। उन 3 सब टॉपिक्स के जो एमसीक्यू हैं होंगे वो हम इस
इस क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में लेके आएँगे। एंड प्लीज़ आप कोशिश करिए वीडियोज़ में कुछ न कुछ कमेंट कीजिए, कुछ क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक हमें कुछ मोटिवेशन टाइप का मिलेगा नहीं। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू।